Hello everyone, you all are welcome to our official YouTube channel Law School, and in today's session we will be discussing some previous year questions of AILET 2020। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा इसमें हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं AILET 2020 के वो सब डिस्कस करने वाले हैं। और आज के सेशन में जो हमारा मेन फोकस होगा कि ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इन क्वेश्चंस को डील कैसे करना है आपने, ठीक है, इनके पीछे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे आज के सेशन में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और सबसे बड़ी बात है जो इस वीडियो में आपके साथ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए जाएंगे उनको जरूर अच्छे से सुने समझें, क्योंकि वो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन हमारा, जिसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन हम किस तरह के आज डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चंस में आपसे पूछा गया है, फॉलोइंग आर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द सेम वर्ड्स यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, चूज द करेक्ट मैच। उन्होंने कहा है कि आपके पास एक वर्ड दिया गया है यहां पर बैक, ठीक है, ये वर्ड बैक जो दिया गया है इस वर्ड को उन्होंने हर एक सेंटेंस में अलग तरीके से यूज किया हुआ है। मतलब किसी सेंटेंस में इन्होंने एज अ नाउन यूज किया है, किसी में एज एन एडवर्ब यूज किया, किसी में एडजेक्टिव, किसी में वर्ब। तो अब आपको पहचानना है कि कौन से सेंटेंस में इस बैक वर्ड को मैं किस तरह से यूज कर रहा हूं। क्लियर? जैसे अगर हम सेंटेंस नंबर 1 की बात करें, तो यहां पर आपको बैकवर्ड यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहां पर ये बैकवर्ड दिखाई दिया। अगर सेकेंड सेंटेंस की बात करें तो यहां पर आपको ये वर्ड दिखाई दिया, और थर्ड सेंटेंस की बात करें तो यहां पर ये आपको वर्ड दिखाई दिया, और उससे अगले की बात करें तो यहां पर ये आपको वर्ड दिखाई दिया। क्लियर? अब हर एक सेंटेंस में इसको कुछ अलग तरीके से पूछा गया है, मतलब अलग तरीके से यूज किया गया है। अब आपको क्या करना है, आपको ये चीज पहचाननी है कि इस कोई भी एक पर्टिकुलर जो वर्ड यहां पर बैक, जैसे यहां पर है, यहां पर है, हर एक सेंटेंस में इसका यूज किस पार्ट्स ऑफ स्पीच, किस वर्ड कैटेगरी की तरह यूज किया गया, किसमें ये नाउन है, किसमें ये एडवर्ब है, किसमें एडजेक्टिव है, किसमें वर्ब है। क्लियर? तो इसके लिए आपको क्या रिक्वायर्ड है, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो तरीका है क्वेश्चन पूछने का, पार्ट्स ऑफ स्पीच को पूछने का, ये द टफेस्ट वन है। मतलब क्या है कि इस तरह से अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच आपसे पूछी जाएगी तो वो आपका बहुत टाइम लेने वाली है। लेकिन जो स्टूडेंट्स कॉन्सेप्चुअली तैयार हैं उनको इसमें कोई समस्या नहीं आएगी, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो बहुत इजीली कर लेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नाउन को कैसे पहचाने, एडवर्ब को कैसे पहचाने, एडजेक्टिव को कैसे पहचाने और वर्ब को कैसे पहचाने। तो इनको पहचानने के लिए सबसे पहले हमें नाउन के बारे में कुछ जानना भी होगा। तो अगर मैं नाउन की बात करूं तो नाउन क्या है, नाउन को अगर सबसे पहले हम समझे तो नाउन क्या है, नाउन एक आपकी क्या है, आइडेंटिटी है। ठीक है, नाउन क्या है, आपकी एक आइडेंटिटी है। किसकी आइडेंटिटी है? आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज की आइडेंटिटी। ठीक है, मतलब इस दुनिया में बहुत सी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमें दिखाई नहीं भी दे रही है, लेकिन कोई भी ऐसी चीज जो इस दुनिया में है और उसकी कोई ना कोई आइडेंटिटी तो होगी ही होगी। जो भी उसकी आइडेंटिटी होगी वो क्या हो जाएगा, वो उसको नाउन कहा जाएगा। मतलब इन शॉर्ट बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि सर नाउन जो है वो क्या है, नेम है। बिल्कुल, नाउन जो है वो नेम है, और नेम क्या होता है, नेम होती है किसी की आइडेंटिटी। ठीक है, तो आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग, वो किसी भी तरह से हो चीज, चाहे वो आपकी विजिबल हो, चाहे वो आपकी फेल्ट ओनली, इसको सिर्फ फील किया जा सकता है। ठीक है, उन चीजों की जो आइडेंटिटी होगी उसको क्या कहा जाएगा, नाउन कहा जाएगा। क्लियर? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कई बार नाउन कुछ इस फॉर्म में लिखे होते हैं कि हम उनको नहीं पहचान पाते, तो फिर आपने किस तरह से नाउन को पहचानना है, तो उसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। ठीक है, इसको मैं क्या कहूंगा कि ये आइडेंटिफिकेशन के लिए शॉर्ट ट्रिक है आपका। किसके लिए है? आइडेंटिफिकेशन के लिए शॉर्ट ट्रिक है आपका। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन को अगर आपने पहचानना हो तो आप इस तरह से पहचानेंगे कि जब भी आपके पास क्या देखने को मिल रहा है, रिप्लाई ऑफ व्हाट, क्या देखने को मिला आपको, रिप्लाई ऑफ व्हाट, जब भी आपको ये देखने को मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका नाउन। क्लियर? ये क्या हो जाएगा आपका नाउन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर लिखूं एक सेंटेंस में, अगर यहां पर लिखूं, मैंने लिखा कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। क्लियर?
अगर इस क्वेश्चन में मैं आपसे एक क्वेश्चन पुट करूं, इस सेंटेंस में अगर मैं आपसे क्वेश्चन पुट करूं दैट व्हाट इज इंजूरियस टू हेल्थ, मैंने क्या पूछा, व्हाट इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो आपका रिप्लाई क्या यहां पर आने वाला, आपका रिप्लाई आएगा स्मोकिंग, है ना। तो जब भी आपका रिप्लाई व्हाट का हो, ये क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो व्हाट का रिप्लाई क्या है हमारे पास, व्हाट का रिप्लाई आया स्मोकिंग, ठीक है। तो स्मोकिंग अगर व्हाट का रिप्लाई है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नाउन। क्लियर। अब वैसे तो अगर किसी का नाम कोई लिखा हो, जैसे राधा, गीता, सीता, श्याम, मोहन, ये सब ये हम बड़े इजीली पहचान लेते हैं, टेबल, चेयर, फैन इजीली पहचान लेते हैं, लेकिन कई बार नाउन कुछ ऐसी फॉर्म्स में होते हैं कि हमारे लिए पहचानना हो थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। तो उस समय आप क्या करेंगे कि आप रिप्लाई ऑफ व्हाट देखेंगे, अगर वो रिप्लाई ऑफ व्हाट अगर आपको दिखाई देता है तो फिर वो क्या होगा, वो आपका हमेशा ही नाउन होगा। क्लियर। तो यहां से एक चीज और आप सीख के चलेंगे कि जो नाउन है उनके फंक्शंस क्या होते हैं, ये भी हमें पता होना बहुत जरूरी है कि नाउन जो है उनके फंक्शंस क्या होंगे। तो नाउन के फंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो नाउन के फंक्शंस कुछ इस तरह से हैं कि नाउन जो है वो क्या बन सकता है आपका, कैन बिकम अ सब्जेक्ट, कैन बिकम अ सब्जेक्ट, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट और अ कॉम्प्लीमेंट, कुछ भी बन सकता है ये, ठीक है। ये एक सब्जेक्ट की तरह भी यूज हो सकता है, एक नाउन जो है वो एक सब्जेक्ट की तरह भी यूज किया जा सकता है, एक ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज किया जा सकता है और एक कॉम्प्लीमेंट की तरह भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। मतलब वो सेंटेंस का सब्जेक्ट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है और कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है, तीनों ही काम होते हैं, ठीक है, नाउन के। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे किसको लेकर, नाउन को लेकर। नाउन के बाद जो आपके पास ऑप्शन दिया गया था वो दिया गया था एडवर्ब, ठीक है। तो अब एडवर्ब के बारे में जान लेते हैं। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है, एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो क्या करता है, जो डिस्क्राइबिंग वर्ड है। देखिए दो ही हमारे पास डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं, एक एडवर्ब और एक एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो है ये डिस्क्राइब करता है किसी नाउन या प्रनाउन को, और एडवर्ब जो है ये डिस्क्राइब करती है किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या फिर किसी दूसरी एडवर्ब को, ठीक है। तो यहां से हम सीख गए क्या कि एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है दैट इट क्वालिफाइज, किसको क्वालिफाई करेगी, ये क्वालिफाई करेगी किसी एक वर्ब को, ठीक है, किसी वर्ब को क्वालिफाई करेगी या फिर किसी एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगी, किसको, किसी एक एडजेक्टिव को, और क्या हो सकता है, अनदर एडवर्ब, क्या हो सकता है, अनदर एडवर्ब। क्लियर। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे कि कोई भी ऐसा वर्ड दैट क्वालिफाइज अ वर्ब, किस किस को क्वालिफाई करेगा, एक वर्ब को क्वालिफाई करेगा और एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा और अनदर एडवर्ब और किसी दूसरी एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा। क्लियर। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि इसको भी पहचानना हमारे लिए क्या है, आसान हो जाएगा अगर हम इसकी आइडेंटिफिकेशन। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए जो शॉर्ट ट्रिक होता है हमारा वो क्या होगा, इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए शॉर्ट ट्रिक होगा कि ये जो रिप्लाई होंगे ये किसके होंगे, रिप्लाई ऑफ किस किसके, हाउ का रिप्लाई होगा, व्हेन का रिप्लाई होगा, वेयर का रिप्लाई होगा और हाउ ऑफन एंड टू व्हाट एक्सटेंट, टू व्हाट एक्सटेंट, ठीक है। इसके रिप्लाई होंगे किस किसके, हाउ के, व्हेन के, वेयर के, हाउ ऑफन या फिर टू व्हाट एक्सटेंट। इसके जो रिप्लाई निकल कर आएंगे वो क्या हो जाएंगे हमारे, वो हो जाएंगे एडवर्ब। जैसे अगर हम हाउ की बात करें, मैंने यहां पर लिखा एक वर्ड कि मोहन, मोहन रन्स फास्ट, मोहन रन फास्ट। अब यहां पर एक वर्ड हमें दिखाई दिया फास्ट, ठीक है। मोहन रन्स, मोहन रन्स, हाउ ही रन्स, कैसे भागता है वो, फास्ट। तो अगर ये हाउ का रिप्लाई है तो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं व्हेन या वेयर की बात करूं, ठीक है, व्हेन या फिर वेयर की बात करूं तो यहां पर देखिए मैं एक एग्जांपल लिखता हूं जिससे आपको ये दोनों ही समझ में आ जाएंगे। मैंने लिखा कि ही केम हेयर यस्टरडे, ठीक है। मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा ही केम हेयर यस्टरडे। अब यहां पर आपके पास जो दो वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, हेयर और यस्टरडे,
ये किस किस के रिप्लाई है? अगर मैं हेयर की बात करूं तो हेयर किसका रिप्लाई है? वेयर का, ठीक है। और यस्टरडे की बात करूं तो ये किसका रिप्लाई है? व्हेन का। वो यहां आए, कहां आए? यहां आए, ठीक है, तो ये वेयर का रिप्लाई है। और कब आए? यस्टरडे आए। तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे आपकी? ये भी एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है, ठीक है। उसके बाद बात की जाए किसकी? हाउ ऑफन की। उसके बाद बात की जाए किसकी? हाउ ऑफन की। तो हाउ ऑफन का रिप्लाई क्या होगा? देखिए, चलिए समझिए इसके बारे में। जो हाउ ऑफन है इसका रिप्लाई मतलब, जैसे मैंने कहा ही यूजुअली कम्स लेट, ठीक है, मैंने लिखा ही यूजुअली कम्स लेट। अब यहां पर ये जो वर्ड यूजुअली है, यहां पर ये जो वर्ड हमें दिखाई दिया यूजुअली, ये किसका रिप्लाई है? उसने कहा वो अक्सर लेट आता है। हाउ ऑफन, अक्सर, ठीक है। तो यहां पर ये जो यूजुअली वर्ड है ये किसका रिप्लाई है? ये रिप्लाई है हाउ ऑफन, ठीक है। तो हाउ ऑफन का जो रिप्लाई हो उसको क्या कहा जाएगा? उसको भी एडवर्ब कहा जाएगा। क्लियर? तो ये भी क्या है? आपकी एक एडवर्ब है। और लास्ट जो है हमारे पास वो क्या है? टू व्हाट एक्सटेंट। टू व्हाट एक्सटेंट, कितना, कितनी हद तक। क्लियर? तो इसका जो रिप्लाई होगा वो भी क्या होंगी? वो भी आपकी क्या होंगी? एडवर्ब्स होंगी। वो भी क्या होंगी? आपकी एडवर्ब्स होंगी, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि ही हार्डली knows about it, he hardly knows about it, ये मैंने कहा he hardly knows about it। क्लियर? तो यहां से ये जो वर्ड है हार्डली, वो उसके बारे में जानता है। उसने कहा कितना जानता है? वो कह रहा बहुत ही कम, ना के बराबर जानता है। तो ये टू हार्डली जो है, हार्डली रिप्लाई किसका हो जाएगा? टू व्हाट एक्सटेंट का रिप्लाई है। अगर हार्डली टू व्हाट एक्सटेंट का रिप्लाई है तो ये भी क्या बनेगी आपकी? ये भी एक एडवर्ब बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एडवर्ब बन जाएगी। क्लियर? तो आपके पास जब भी रिप्लाई किसके आए? हाउ के आए, व्हेन के आए, वेयर के, हाउ ऑफन के, या फिर टू व्हाट एक्सटेंट के, ये क्या होंगे आपके? ये रिप्लाई किसके होंगे? एडवर्ब के होंगे। क्लियर? और एक तो बात हमने सीख ली, कोई भी ऐसा वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ वर्ब, जो वर्ब के बारे में बताए, या फिर किसी एडजेक्टिव के बारे में बताए, या फिर किसी दूसरी एडवर्ब के बारे में बताए, तो वो क्या बन जाएंगे? वो बन जाएंगे आपकी एडवर्ब। क्लियर? इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। उससे नेक्स्ट जो हमारा पार्ट था वो था एडजेक्टिव, ठीक है। उससे नेक्स्ट जो पार्ट था हमारा क्या था? एडजेक्टिव, और फिर क्या था? वर्ब। तो एडजेक्टिव के बारे में भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि एडजेक्टिव किसको कहा जाएगा। तो एडजेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो डिस्क्राइबिंग होता है, ठीक है। लेकिन ये किसको डिस्क्राइब करता है? अभी जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये डिस्क्राइब किसको करेगा? डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन, या तो नाउन या तो प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेगा। किस किस को? या तो नाउन या तो प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेगा ये वर्ड, ठीक है। अब इसको पहचानने का तरीका क्या हमारे पास है? जी हाँ, बिल्कुल, इसको पहचानने का तरीका भी है। इसको भी हम बड़े ही आसानी से पहचान पाएंगे किसी सेंटेंस में। तो आइडेंटिफिकेशन लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? आइडेंटिफिकेशन लिख लीजिए। आइडेंटिफिकेशन क्या होगी इसकी? ये होंगे आपके रिप्लाई किसके? ऑफ, किसका? व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, इसका रिप्लाई होगा। क्लियर? और किसका रिप्लाई होगा? और ये रिप्लाई विच वन का भी हो सकता है। किसका? विच वन। क्लियर? इतना ध्यान रखेंगे कि ये किसको डिस्क्राइब कर देगा? ये नाउन या फिर प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेगा। और व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई या फिर विच वन का रिप्लाई हमेशा ही निकल कर क्या आएगा? एक एडजेक्टिव। चलिए जी, इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे मैंने कहा कि ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। क्लियर? अब यहां पर मैंने क्या कहा? ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है? एक नाउन है। फिर मैंने आपसे पूछा कि किस तरह का, व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट ही इज, किस तरह का स्टूडेंट है वो। तो वो किस तरह का स्टूडेंट है? इंटेलिजेंट। किस तरह का? इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट जो वर्ड है ये रिप्लाई किसका हुआ? व्हाट काइंड ऑफ। तो ये क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा एडजेक्टिव। क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। क्योंकि एडजेक्टिव जो है ये किसके रिप्लाई होते हैं? व्हाट काइंड ऑफ या फिर विच वन के। क्लियर? जैसे मैंने कहा कि
वह लड़की बहुत सुंदर है, तो किस तरह की लड़की? बहुत सुंदर। तो सुंदर जो वर्ड है वो क्या बन जाएगा आपका? वो बन जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है, तो व्हाट काइंड ऑफ के रिप्लाई, या फिर दूसरे क्या हो सकते हैं हमारे, विच वन के रिप्लाई। किसके? विच वन के रिप्लाई। क्लियर? अब विच वन के रिप्लाई, जैसे मैंने कहा, इट इज आवर थर्ड सेशन, इट इज अवर थर्ड सेशन। अब जो सेशन वर्ड है यहां पर, सेशन वर्ड किसका काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है। और मैंने कहा सेशन, विच सेशन, विच सेशन। तो विच सेशन की अगर बात की जाए तो विच सेशन में क्या है आपका? थर्ड सेशन। तो थर्ड जो रिप्लाई है विच का है, तो ये भी क्या बन जाएगा आपका? एक एडजेक्टिव बन जाएगा। और एडजेक्टिव की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि एडजेक्टिव ना कभी सब्जेक्ट बनता है ना ऑब्जेक्ट बनता है। ऐसे ही एडवर्ब है, ना सब्जेक्ट बनेगा ना ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, लेकिन जो आपका एडजेक्टिव वो एक कॉम्प्लीमेंट जरूर बन सकता है। क्लियर? वो एक कॉम्प्लीमेंट जरूर बन सकता है। जैसे मैंने कहा ही इज ब्रेव, ही इज ब्रेव। क्लियर? तो यहां पर जो ब्रेव वर्ड है वो एक एडजेक्टिव है। अब ये कॉम्प्लीमेंट बनेगा, इसको ऑब्जेक्ट नहीं बोलते, इसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं जब दोनों क्या हो? सेम हो। ही इक्वल टू ब्रेव, ये दोनों क्या है? सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो फिर वर्ब के बाद लिखा गया जो एडजेक्टिव नाउन या प्रनाउन होगा वो क्या उसका बन जाता है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है, इसको ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट से हमेशा अलग होता है, और जो कॉम्प्लीमेंट होती है वो सब्जेक्ट की ही रेफरेंस होती है। तो यहां पर जो ब्रेव वर्ड है वो इस सब्जेक्ट की ही रेफरेंस है, तो ये कॉम्प्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट हमेशा सब्जेक्ट से अलग होता है। जैसे मैंने कहा ही मेट राम। ठीक है, तो अब राम जो वर्ड है ये यहां पर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ही और राम दोनों क्या है? नॉट इक्वल टू, ये दोनों अलग अलग हैं। अगर दोनों अलग अलग है तो फिर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मतलब ऑब्जेक्ट इज समथिंग और समवन डिफरेंट फ्रॉम सब्जेक्ट, एंड कॉम्प्लीमेंट इज द रेफरेंस ऑफ सब्जेक्ट। क्लियर? मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है, इट विल ऑलवेज बी डिफरेंट फ्रॉम सब्जेक्ट, वेयर एज कॉम्प्लीमेंट विल ऑलवेज बी रेफरेंस ऑफ सब्जेक्ट। क्लियर? तो इस डिफरेंस को आप समझ के चलेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ऐसी बातें हैं जो हमने नहीं समझी थी स्कूल टाइम में। ठीक है, तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। क्लियर? तो आप एडजेक्टिव को ऐसे पहचान लेंगे। और उसके बाद इन्होंने बात की थी वर्ब की, तो वर्ब की अगर बात की जाए तो वर्ब क्या है? अगर वर्ब को हम समझे तो वर्ब एक एक्टिविटी है। क्या है वर्ब? एक एक्टिविटी है। क्लियर? तो एक्टिविटी है, तो एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ कि कोई भी वर्ड विच इज एक्सप्रेसिंग डूइंग और हैपनिंग, जो किसकी बात कर रहा है? डूइंग की या फिर हैपनिंग की बात कर रहा है, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा उसको? उसको कहा जाएगा वर्ब। जैसे मैंने कहा इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, तो रेनिंग यहां पर क्या है? एक हैपनिंग है, तो उसको क्या क्या बन जाएगी? वर्ब बन जाएगी। मैंने कहा वी आर फाइटिंग, फाइटिंग क्या है यहां पर? डूइंग है। वी आर रनिंग, डूइंग है। तो ये डूइंग जो वर्ड होते हैं वो आपके क्या बनते हैं? वर्ब बनते हैं। ठीक है, इतना आप पहले से भी जानते होंगे। अब वर्ब की सबसे बड़ी बात है कि वर्ब जो है ये किसको एक्सप्रेस करती है? किसी डूइंग या हैपनिंग को। क्लियर? तो यहां पर जब भी वर्ब की बात की जाए तो वर्ब क्या बन जाएगा आपका? एक ऐसा वर्ड जो किसी एक्शन के बारे में बता रहा है, वो क्या बन जाएगा आपका? वर्ब बन जाएगा। वर्ब को और ज्यादा डिटेल में भी हम समझ सकते हैं कि ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, लिंकिंग है, ऑक्सिलरीज है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, बहुत सारी वर्ब्स आगे आ जाती है, लेकिन उतनी डिटेल में हमें जाने के लिए जरूरत नहीं है अगर हम स्पेशली इस कॉन्सेप्ट की बात करें, पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें। क्लियर? तो यहां से हम काफी हद तक बहुत सी चीजें हम जान चुके हैं, समझ चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहां पर उसने कहा कि फर्स्ट में बैक का यूज कैसे किया, तो फर्स्ट में जो बैक का यूज है उसका एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं। उन्होंने कहा द बैक पोर्शन ऑफ द हाउस इज इन डिलेपिडेटेड कंडीशन। क्लियर? बैक पोर्शन, पोर्शन क्या है? पोर्शन क्या है? पोर्शन इज अ नाउन। और मैंने कहा विच पोर्शन, तो विच का जो रिप्लाई आया यहां पर वो क्या आया? वो आया बैक। यानी कि जब भी हमारे पास विच वन का या व्हाट काइंड ऑफ रिप्लाई आता है तो वो क्या बन जाता है? वो वर्ड बन जाता है हमारे पास एडजेक्टिव। यानी कि ये वर्ड क्या बन गया? एडजेक्टिव। आगे बात समझ में? यानी कि ए जो है ये किससे मैच होगा? थर्ड से। ए जो है ये थर्ड से मैच होगा। तो देख लीजिए थर्ड से कहां मैच हो रहा है? ए ना इसमें मैच हो रहा है, ना इसमें मैच हो रहा है, ना इसमें हाँ इसमें मैच हो रहा है। यानी कि सी ऑप्शन जो है वो राइट हो सकता है, लेकिन फिर भी हम
एक बार अभी प्रैक्टिस करें तो हम इसको पूरे को समझ लेंगे कि किस तरह से आपने इस पूरे को हैंडल करना है, इस पूरे सेंटेंस में समझने हैं जितने वर्ड्स हैं। नेक्स्ट लिखा उन्होंने, इन अ कोलिशन गवर्नमेंट अ नंबर ऑफ पार्टीज बैक द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। अब यहां पर बैक का मतलब क्या हुआ? बैक का मतलब क्या हुआ कि किसी को सपोर्ट करना, ठीक है। यहां पर बैक का मतलब क्या हुआ? किसी को सपोर्ट करना, यानी कि ये कोई एक्टिविटी है। अगर ये एक्टिविटी है तो क्या हो जाएगी? ये वर्ब हो जाएगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगी? वर्ब हो जाएगी। यानी कि जो बी है वो फोर्थ के साथ मिलेगा। देखिए यहां पर मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, क्योंकि यहां पर ये एक्टिविटी है। अगर ये एक्टिविटी है तो कोई क्या हो जाएगी? ये वर्ब हो जाएगी। क्लियर? उसके अगला देखिए, देयर इज अ रोड एट द बैक ऑफ द थिएटर। अब एट जो है ये एक प्रेपोजिशन है। एट क्या है? एक प्रेपोजिशन है, और जो प्रेपोजिशन है वो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले लिखी जाती है। इतनी बात समझ लें आप कि जो प्रेपोजिशंस होती हैं वो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले लिखी जाती हैं। और एक डिटर्मिनर आपको दिखाई दे रहा है, द, ठीक है। अब ये डिटर्मिनर्स होते हैं, ये भी किसी नाउन से पहले ही लिखे जाते हैं। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि डिटर्मिनर प्लस नाउन, और ये क्या बन गया आपका? ये बन गया नाउन फ्रेज, ठीक है। और अगर ये नाउन फ्रेज बन गया तो इससे पहले प्रेपोजिशन लिखी जा सकती है, यानी कि डेफिनेटली ये क्या है? नाउन है। यानी कि सी जो है ये फर्स्ट से मिलेगा। देखिए मिल रहा है, सी जो है वो फर्स्ट से मिलेगा, वो मिल रहा है, ठीक है। अब रहा टू, वो तो ऑटोमेटिकली उससे मिल जाएगा, लेकिन फिर भी हम समझते हैं, शी हैज कम बैक फ्रॉम अमेरिका। शी हैज कम बैक। अब बैक जो वर्ड है किसको डिस्क्राइब कर रहा है? ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि जो डी है वो एडवर्ब है, डी का टू मिल जाएगा। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ये हो जाएगा। देखा आपने कितना आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए इस वर्ड को बचाना। अच्छा, बैक एक बार मैं दोबारा से आपको समझाता हूं। बैक जो वर्ड है ये डिस्क्राइब करे वर्ब को, और जो वर्ड वर्ब को डिस्क्राइब करे वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? वो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। और दूसरी बात, ये वेयर का रिप्लाई भी है। शी हैज कम वेयर बैक, वापस आ गई, यही वापस आ गई, ठीक है। तो वेयर का रिप्लाई क्या होती है? एडवर्ब्स होती हैं। तो ये हमारे लिए पहचानना आसान हो गया। अब यहां से देखिए कि इन वर्ड्स को बड़े ही टेक्निकली पूछा गया है। कोई आसान क्वेश्चन नहीं है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का, ये बड़ा ही टेक्निकल क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन इन टेक्निकल क्वेश्चंस को आपने डील कैसे करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। समझ रहे बात को? ठीक है। तो आपको जो अभी समझाए गए हैं, जो ट्रिक वगैरह कुछ भी आपको समझाए गए, तो उससे आप बड़ी ही आसानी से इन क्वेश्चंस को डील कर पाओगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप एक्यूरेटली कर पाओगे, ठीक है। बहुत कम समय में बहुत अच्छे तरीके से आप इनको एक्यूरेटली कर पाओगे। क्लियर? तो देखिए क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं हम यहां से। अब आपके पास एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है और प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन हमने नहीं डिस्कस करा, मैं प्रेपोजिशन आपको समझा देता हूं, ठीक है। तो प्रेपोजिशन की अगर बात की जाए तो प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड है, ऐसे समझिए कि प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड है कि इट रिलेट्स अ नाउन और अ pronoun. It relates a noun or a pronoun with the other part of the sentence, ठीक है। मतलब प्रेपोजिशन एक ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन या प्रनाउन से पहले लिखे जाते हैं, और जिस नाउन या प्रनाउन से पहले लिखे गए ये उस नाउन या प्रनाउन को किसी दूसरे पार्ट से रिलेट कर देते हैं। अब वो जो दूसरा पार्ट है वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ? दैट अदर पार्ट कुड बी अ नाउन, अ प्रनाउन, एन एडजेक्टिव और अ वर्ब। मतलब जिस दूसरे पार्ट से इसको रिलेट किया जाएगा वो कुछ भी हो सकता है। वो एक एडजेक्टिव भी हो सकता है, वो वर्ब भी हो सकता है, वो नाउन भी हो सकता है, वो प्रोनाउन भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस यहां पर लिखा, मैंने लिखा द मैन इन द कार shouted at the boy sitting near the pole, ठीक है। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा कि द मैन इन द कार शाउटेड एट द बॉय सिटिंग नियर द पोल। अब इस सेंटेंस में कुछ वर्ड्स मैंने यहां पर लिखे, ठीक है।
जैसे कुछ वर्ड्स मैंने यहां पर लिखे, जैसे इन लिखा, ठीक है, एट लिखा और नियर लिखा। देखिए अगर मैं इन वर्ड्स को यहां से डिलीट कर दूं, मान लीजिए मैं इन वर्ड्स को यहां से डिलीट कर दूं, मैंने इसको डिलीट कर दिया यहां से, मैंने इसको डिलीट कर दिया यहां से, और मैंने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है, इन वर्ड्स को मैंने यहां से डिलीट कर दिया। अब इस सेंटेंस को एक बार पढ़ के देखो, द मैन द कार शाउटेड द बॉय सिटिंग द पॉल। तो ये तो कोई मीनिंग बन नहीं पा रहा। क्यों नहीं बन पा रहा? क्योंकि ये जो वर्ड्स है, ठीक है, ये आपस में रिलेट नहीं कर पा रहे। मतलब जैसे यहां पर ये जो वर्ड है कार, ये क्या है, नाउन है, ठीक है, और ये जो द मैन वर्ड है ये भी क्या है, नाउन है। तो ये दो नाउन आपस में रिलेट नहीं हो पा रहे, इनका रिलेशन नहीं बन पा रहा। अब शाउटेड जो है ये वर्ब है, ठीक है, द बॉय जो है ये नाउन है, तो अब ये नाउन इस वर्ब से रिलेट नहीं हो पा रहा। क्लियर? अब सिटिंग जो है यहां पर एक एडजेक्टिव है, ये वर्ब नहीं है, ठीक है, और द पोल जो है ये क्या है, ये एक नाउन है। तो अगर ये नाउन इससे रिलेट नहीं हो पा रहा तो ये मीनिंग नहीं तैयार करेंगे। तो इनको मीनिंग एक बनाने के लिए अपना आपस में रिलेट होना पड़ेगा, इनमें एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। अब वो रिलेशन कौन एस्टेब्लिश करता है? वो रिलेशन एस्टेब्लिश करती है प्रीपोजिशन, ठीक है। मैं यहां पर एक प्रीपोजिशन लिख दूंगा, द मैन इन द कार। अब रिलेशन बना, मीनिंग बना, बिल्कुल बन गया। शाउटेड एट द बॉय, क्या मीनिंग बन पा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल बन पा रहा है। सिटिंग नियर द पॉल, क्या इसका मीनिंग बन पा रहा है? यस यस, बिल्कुल बन पा रहा है। क्लियर? तो यही है बेसिक यूज ऑफ प्रीपोजिशन टू एस्टेब्लिश द रिलेशन ऑफ that particular noun with the other part of the sentence, and that other part could be anything like a noun or a pronoun, an adjective or a verb, anything. Clear? So आपको इन चीजों को लेकर ना एक क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है, कि आपका क्वेश्चन कभी गलत ही ना हो। और एग्जांपल बहुत सारे हैं हमारे पास, जैसे ऑन है, एट है, अबव है, बिलो है ना, अंडर है, अगेंस्ट है, बिफोर है, आफ्टर है, बहुत सारे ऐसे वर्ड जो हमारा किसका काम करते हैं? प्रीपोजिशंस का काम करते हैं। चलिए फिर देखते हैं अपना एग्जांपल नंबर सेकंड, क्या वहां से हम कर पाएंगे क्वेश्चंस, क्या समझ पाएंगे हम क्वेश्चन? क्लियर? तो चलिए देखते हैं एग्जांपल नंबर, क्वेश्चन नंबर सेकंड। हमने कहा कि नियर जो वर्ड है ये किस किस का काम कर रहा है, ठीक है, किस किस का काम कर रहा है? ये प्रीपोजिशन का काम कर सकता है, ये एडजेक्टिव का काम कर सकता है, वर्ब का, एडवर्ब का। तो समझते हैं क्या? ड्रॉ नियर व्हाइल आई स्पीक टू यू, ड्रॉ नियर व्हाइल आई स्पीक टू यू। नेक्स्ट देखिए, चार जगह पे इन्होंने आपके क्या दिए हैं? नियर दिया है, एक दिया है यहां पर, देयर इज अ मैंगो ट्री नियर अवर हाउस, यहां पर दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद दिया आई एम सॉरी, लाजवंती इज अ नियर रिलेटिव ऑफ मी। क्लियर? एक नियर यहां पर दिया है, और आई एम नियरिंग द एंड ऑफ द गिवन वर्क, एक यहां पर दिया है, ठीक है, नियरिंग वर्ड। अब देखिए यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करते हो आई एम नियरिंग, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या होगी? मेन वर्ब। यानी कि जो डी है वो किससे मिल रहा है? वो टू से मिल रहा है। टू से डी कहां मिल रहा है? यहां पे मिल पा रहा है, यहां पर भी मिल पा रहा है टू से डी, ठीक है, यहां पर नहीं मिल पा रहा और यहां पर नहीं मिल पा रहा, यानी कि दो ऑप्शन तो यहीं पे एलिमिनेट हो गए, लेकिन फिर भी हम जान लेंगे, ठीक है। उसके बाद उसने कहा लाजवंती इज अ नियर रिलेटिव। अब रिलेटिव इज अ नाउन, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ रिलेटिव? नियर रिलेटिव। अब यहां पर जो नियर वर्ड है ये किसका रिप्लाई है? व्हाट काइंड ऑफ का। तो अगर ये व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है तो डेफिनेटली ये क्या होगा? एक एडजेक्टिव होगा, यानी कि सी जो है फर्स्ट से मिलेगा। तो फर्स्ट से मिला तो सी कहां मिल रहा है? यहां डी मिल रहा है, यहां ए मिल रहा है, यहां पर सी मिल रहा है, यानी कि इसमें मिल रहा है, ठीक है। अब उससे ऊपर जाए, देयर इज अ मैंगो ट्री नियर अवर होम, देयर इज अ मैंगो ट्री नियर अवर होम। अब अवर होम जो है ये क्या है? एक नाउन है, ठीक है, नाउन फ्रेज बन गया ये, क्योंकि ये इसका डिटर्मिनर और हाउस नाउन है, तो ये नाउन बन गया। नाउन फ्रेज बोल लो या नाउन बोल लो। अब मैं अगर ऐसे लिखूं, मैं इसको यहां से रब कर दूं, मैंने कहा देयर इज अ मैंगो ट्री अवर हाउस, तो मैंगो ट्री अवर हाउस, इन दोनों नाउन का आपस में रिलेशन नहीं बन पा रहा, तो रिलेशन कौन एस्टेब्लिश करेगा? प्रेपोजिशन। कौन? प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन होगी ये डेफिनेटली, यानी कि बी जो है वो किससे मिल रही है? फोर से मिल रही है, ठीक है। अब फर्स्ट क्या क्या? ड्रॉ नियर, ड्रॉ इज अ वर्ब, ड्रॉ जो है वर्ब, ठीक है, ड्रॉ नियर, ठीक है। तो नियर इज रिप्लाई ऑफ वेयर, वेयर का रिप्लाई, और वैसे भी ये वर्ब को डिस्क्राइब करा तो एडवर्ब हो जाएगा, यानी कि जो एडवर्ब है वो ऐसे मिल रहा है, ठीक है, वर्ब जो है वो ऐसे मिल रहा है, एडजेक्टिव जो है वो यहां पर ऐसे मिल रहा है, प्रेपोजिशन जो है वो यहां पर ऐसे मिल रहा है। यानी कि फर्स्ट जो है उसका क्या होगा? सी, सेकंड जो है उसका क्या हो रहा है? डी,
थर्ड जो है उसका क्या हो रहा है ए, और फोर्थ जो है उसका क्या हो रहा है बी। आ रही है बात समझ में? तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं और ये विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड आपके हो जाएंगे अगर आपको इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स की एक अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छे लेवल पर बनी हुई है। क्लियर? तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को इस तरह से पढ़ना है कि वो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक बहुत अच्छे लेवल पर हो और आप देखते ही क्वेश्चन कर पाए, आप देखते ही क्वेश्चन कर पाए, क्योंकि अकेले रट लेने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, और बिल्कुल बेसिक नॉलेज से भी कुछ नहीं होने वाला, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की एडवांस नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। क्लियर है जी इतनी बात? तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें मैं आपको सिखाना चाह रहा था कि आपके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे जाएंगे तो उनको आपने किस तरह से टेक्निकली डील करना है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक जरूर कर दे और साथ के साथ शेयर भी करते रहे ताकि बहुत से कैंडिडेट्स जो है इसका फायदा ले सकें। क्लियर? तो मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, कुछ नई टेक्निक्स के साथ और शॉर्ट ट्रिक्स जिनसे कि आपको हेल्प मिलेगी क्वेश्चन को जल्दी विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड एंड एक्यूरेटली करेक्टली करने का टेक्निक। क्लियर? तो मिलेंगे अपने अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।